नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का जमीन सर्वे इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है और आपको हमने बताया था कि बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी और नीतीश कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी रैयत काफी परेशान है। कई तरह की परेशानियां हैं जो अब भी रैयतों को काफी परेशान कर रही हैं। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जमीन सर्वे को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और अब एक और जानकारी मिली है और कहा यह जा रहा है कि बिहार में जमीन सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 6 तरह की चीजें हैं जो अब आपको करनी होंगी। तो क्या है ये जमीन सर्वे का दूसरा चरण? देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि हॉट टॉपिक है, तो हॉट नहीं है, अभी ठंडा पड़ गया। ठंडा इसलिए पड़ गया कि अब लोगों को पता चल गया कि इसमें होना क्या है। तो पहले शुरू में जब आया था, लोगों को था कि जमीन हमारी चली जाएगी, कहीं नापी नहीं होगी, डिक्लेरेशन नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। न तो जो ग्राउंड स्टाफ थे वो ट्रेंड थे, न लोगों को इसके बारे में समझ थी, न ढंग से अवेयरनेस था, न पोर्टल ढंग से तैयार नहीं थे। इस बीच में ये सब काम बहुत हद तक हो कर लिया गया है। अब स्टाफ को भी ट्रेनिंग ढंग की दी गई है और गड़बड़ी पिछले बार इसलिए हो रही थी कि स्टाफ लोग ट्रेंड नहीं थे। अभी भी जरूरत है ग्राउंड लेवल पर काम करने का, लेकिन बहुत सारा चीज पोर्टल तो एक 10,000 स्टाफ काम तो अकेले पोर्टल करता है। तो आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं कि एक बार सर्वे है क्या और कैसे क्या होगा। एक तो आप बता दिए कि आपको 2 सर्वे पहले हो चुका था, एक कैडिस्ट्रल सर्वे और दूसरा रिविजनल सर्वे। कैडिस्ट्रल सर्वे वो अंग्रेजों ने कराया था, जो 1800 कितना से स्टार्ट हुआ और 1912-13 तक, 1920 तक भी चला था। 1894 से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। उसके बाद वही पहला सेटलमेंट जमींदारों का उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट जो आज़ादी के बाद हम लोग अपना कंट्री जब आज़ाद हुए तो बिहार सरकार ने अपना करवाया था, उसको कहते हैं रिविजनल सर्वे, जो 1980 तक चलता रहा, जिसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट का हुआ भी नहीं था। उसको हालिया सर्वे भी कहा जाता है। हालिया सर्वे, हाँ, और रिविजनल सर्वे दोनों कहा जाता है। वो इनकम्प्लीट रहा, पूरा नहीं हो पाया। इसका नाम है स्पेशल सर्वे। स्पेशल सर्वे इसलिए है कि इस बार थोड़ा है कि थॉरो काम किया जाए, और थॉरो काम है कि इस बार थोड़ा स्पेशल इस मामले में है कि इस बार वो जीपीएस सिस्टम बेस्ड, माने टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे है। पहले एक एरियल सर्वे कर लिया गया, ये सर्वे हो चुका है। पहले हम बता दें आपके किसानों को भी, एरियल सर्वे आपकी जमीन का हो चुका है। सरकार के पास एक हवाई डाटा आ चुका है कि जमीन कहाँ कहाँ है, कौन सा है, कितना क्यारी है, किसमें आलू है, किसमें प्याज है, जब उसमें लगा, जो फोटो हुआ वो सब ले लिया, आरी आदि सब ले चुके हैं, जिसको एटीएफ भी कहा गया कि एफिडेविट ऑन ट्रस्ट। एटीएफ मशीन भी कहा जाता है उसको, जीपीएस सिस्टम का, तो वो हो चुका है काम। अब उनका है कि नहीं, जमीनी सर्वे हमको करना है। तो जब जमीनी सर्वे करना है तो उसमें उन्होंने कुछ स्टेजेज बनाए। पहले तो उन्होंने स्पेशल सर्वे नाम रखा था 2011, फिर 12 होते हुए 2025 भी आ गया, एमेंडमेंट होता चला गया। चीजें वही की वही हैं। सरकार इस मामले में बहुत ही सैंग्विन है, एक सिलसिलेवार ढंग तरीके से, क्योंकि लैंड का केस बहुत ज्यादा है, आपस में झगड़े बहुत होते हैं। झगड़े बेईमानी कारण भी हो रहे हैं, झगड़े ब्लॉक ऑफिस क्रिएशन कारण भी हो रहे हैं, झगड़े लैंड माफिया जो हैं उनके कारण भी हो रहे हैं, झगड़े इस कारण से भी हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ नौकरी करने चले गए, विदेश चले गए, यहाँ भी कहीं है तो बड़े बड़े शहरों में नहीं आ पाते हैं, तो जिसको कहते हैं एब्सेंशियल लैंडलॉर्ड, तो उन लोगों के कारण भी जमीन पर कोई नहीं है, तो गड़बड़ी उन कारणों से हो रही। जमीन की दाम बिहार में बहुत बढ़ गई है, वही तो पूरी हिंदुस्तान में है, क्योंकि बिहार में डेंसिटी ज्यादा है और सरकार ने वो विकास का काम किया है, जिस कारण से जमीन का दाम स्काई रॉकेटिंग है, बहुत प्राइस है, यहाँ तक कि आम लोगों के बियॉन्ड अप्रोच जमीन चला गया, बियॉन्ड अप्रोच चला गया। इस कारण से जमीन पर मारामारी ज्यादा है, और जहाँ पैसा होगा, जहाँ धन होगा, वहीं क्राइम भी होगा। क्राइम भी पूरा जोरदार क्राइम चल रहा है। ऑफिसर्स भी उसी में अपना रोटी सेक लेते हैं।
सरकार इस मामले में बिल्कुल ही कटिबद्ध है कि हमें इस तरीके से रिजॉल्व करना है इस इशू को, और सरकार बहुत मामले में बहुत कुछ को कटिबद्ध करके काम कर भी दिया है। तो सरकार कटिबद्ध है। हम पहले ही हमने कहा कि अनिवार्य है, लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, हो जाए सबों के लिए भला होगा। आपको स्टेजेज हम बता देते हैं कि क्या क्या स्टेजेज, दूसरे चरण की शुरुआत। सारा स्टेज पहले देखिए है क्या सर्वे से स्टेज, दूसरा स्टेज डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा वो पहले। एक इसमें है फॉर्म 1। फॉर्म 1 वो कहते हैं जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं, जिसको बोले स्पेशल सर्वे लैंड एक्ट का जमीन का जिसका नाम ही है इनका बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट 2011। जी। तो जो बंदोबस्त पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हर एक जिला के होते हैं। तो कहा कि हर एक जिला में फॉर्म 1 में बना हुआ है परफॉर्मा, उसके अनुसार वो अनाउंस करेंगे कि फलाना जिला का फलाना मौजे का, मौजे कहते हैं इसको रेवेन्यू विलेज कहा जाता है, राजस्व ग्राम, उसका सर्वे उस दिन होगा। वो डिसाइड करेंगे, उस समय डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से पोर्टल पर जाइए। उसमें उन्होंने कहा कि जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तब अपना आप सेल्फ डिक्लेरेशन, एक फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 भी बड़ा सिंपल है, पिछले बार भी जो अक्सर चर्चा में बहुत सिंपल है, नाम रकबा ये सब कोई विशेष चीज फॉर्म 2 आदि में नहीं है। आपको फॉर्म 2 में आपको इतना ही है कि आपको नाम देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, खाता देना है, खसरा देना है, रकबा देना है, एरिया देना है, चौहद्दी देनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कहते हैं उसको, किस किस्म जिसको कहते हैं खेती की जमीन है, किस प्रकार की ये बांस की जमीन है कि कॉमर्शियल जमीन है, लगान क्या उसके ऊपर है, जमाबंदी नंबर क्या है, और आप इस जमीन के मालिक कैसे हैं, एक वो भी लिख दीजिए कि आप दो जमीन की मालिकाना कई एक तरह की होती है। आपको बता दें कि एक तो रैयती जो पूरे पूर्वज से चला आ रहा जमीन, तो आप बाय बर्थ राइट आपको मिला हुआ है। एक है कि परचेज भी करते हैं, एक है कि भूदान से मिलता है, एक है सरकार के द्वारा सेटलमेंट से मिलता है, एक ऐसा भी तो कहीं गिफ्ट में आपको मिल गया है। बहुत ढंग जमीन के ट्रांसफर के बहुत तरीके हैं, उसमें से जमीन कैसे आपके पास आई है वो भी लिख दीजिए। इसके अलावा कोई दिमाग से वो लिख करके अपना सेल्फ डिक्लेरेशन है साइन करके 2 तरह से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करेंगे टेक्नोलॉजी में तो अपने आप वहां चलाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिए। ऑफलाइन जमा करते हैं तो जहां जमा करते हैं वो जो पदाधिकारी रिसीव करेंगे, जो भी कर्मचारी, उनको सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, उस कॉपी को अपने पास रख लीजिए। इस बात ये बहुत ध्यान देने बात है, इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। जो सेल्फ डिक्लेरेशन आप जमा करिएगा ऑनलाइन में तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जो ऑफलाइन जमा करिएगा जिनके हाथ में जमा करिएगा उनके हाथ से रिसीविंग ले लीजिएगा, एक्नॉलेजमेंट ले लीजिएगा, और उसमें पदाधिकारी जो लेंगे उनका नाम, एड्रेस, पता, कहाँ पर किस दिन लिए, तारीख सब लिखेंगे, डेट आदि सब लिख के दे देंगे। उस कॉपी को अपने पास रखिए। पहला स्टेज ये हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन आपने ये हो गया स्टेप 1। ठीक है। हाँ। अब दूसरा है फॉर्म 3। उसमें वंशावली मांग रहा है, क्योंकि वंशावली आना बहुत, अगर पूर्वज की जमीन है, रैयती जमीन है, जिसको खतियान से जमीन आपको मिला है, तो जमीन कैसे आई आपके? जिन लोगों का जमीन में जमाबंदी में नाम है या जमाबंदी नहीं है, खतियान में नाम है, जमाबंदी बहुत लोगों का नहीं भी है, तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत मोटी किताब है, सब बात को एक बार में कैसे बोला जा सकता है। लेकिन जमाबंदी जिनकी नहीं है तो उनके पास रैयत की जमीन, वो खतियानी जमीन है, तो खतियान जमीन जिस पूर्वज का नाम लिखा हुआ है उस पूर्वज से आप कैसे लिंक्ड हैं, एक बना दीजिए कि वहाँ आपके कौन बाबा, कौन चाचा, कितने परिवार, कैसे कैसे आपका डिवीजन हुआ है, ये बना करके आप दे दीजिए। और आप बताइए आप इसमें से कहाँ आते हैं, अभी आपका हिस्सा उत्तराधिकारी कैसे आप बने। जमीन सक्सेशन से भी आता है, इनहेरिटेंस से भी, दोनों तरह से आता है। तो जमीन कैसे आपको आई है वो आप बता दीजिए। फॉर्म 3 में वंशावली सिंपल सा चीज है। वंशावली का आपको हम बता दें कि वंशावली आपको तो यहाँ तो कैमरा पर दिखाई पड़ेगा नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप दिखा सकते हैं ऋषि जी तो दिखा लीजिए इसको फोटो लेकर के। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, अपने हाथ से बना सकते हैं। आजकल सुनते हैं स्कूल में भी बताया जाने लगा है कि वंशावली कैसे बनता है, यानी कि फैमिली ट्री आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। ये जो कल आप बता रही थी हमसे कि वो लिखना है कि कैसे आप लिखते हैं। अब देखिए वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है कि पुत्र है कि पुत्री है, सब ऐसे ही, यही तरीका ही है बनने का। सरकार ने इस बार स्पेशल सर्वे में यह भी कहा है कि आप सेल्फ बना के दे दीजिए। कोई किसी सर पहले था सरपंच से, सीओ से, कई कर्मचारी से बना के दीजिए। इस बार सरकार ने कहा कि नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, आप अपना बना के दे दीजिए। ठीक है। यह नहीं कि आप बना के दीजिएगा तो जांच नहीं होगा, डिक्लेरेशन जो बना के दे उसकी जांच नहीं होगी। सब है ये अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। ये जो हमने कहा फॉर्म 2 और फॉर्म 3 सेल्फ डिक्लेरेशन, ये अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, इसका कोई जांच नहीं है। जांच होगा, अगले चरण में जांच होगा। अब जब दोनों चीज आप दे दीजिएगा
फॉर्म 2 भी दे दीजिएगा, फॉर्म 3 भी दे दीजिएगा, तब शुरू होगा किस्तवार। यानी कि स्टेप 3। स्टेप 4 हो गया। अच्छा जी। पहला 4 तो अनाउंसमेंट, सेकेंड स्टेज हो गया डिक्लेरेशन, थर्ड स्टेज हो गया वंशावली सबमिट करना, फोर्थ हो गया किस्तवार। किस्तवार के कारण ही इसका नाम है स्पेशल सर्वे। अच्छा। किस्तवार में वो मैपिंग अब होगा, जो डिक्लेरेशन में आपने लिख के दिया और जो आपने वंशावली बनाई, अब वो मिलाएंगे। हमें जो आसमान से जो मिला है, जो हमने सर्वे मैपिंग यानी कि एरियल सर्वे, उसको मैप करेंगे। अच्छा। मैप करेंगे और मैप में वो जो CS सर्वे है, RS सर्वे के जो पहले वाला कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे, चकबंदी सर्वे, ये सारा सर्वे का रिकॉर्ड को मिला करके, चकबंदी सर्वे पूरा नहीं हुआ था जहां हुआ, इन लोगों को इसको मिला करके और आपने जो डिक्लेरेशन दिया उसको मिलाया जाएगा। ये सब बातें मैच कर रही हैं कि नहीं मैच कर रही? और अगर मैच नहीं की वकील साहब तब क्या नहीं, मैं होगा? आगे बता रहे हैं, अभी सवाल पे ले लीजिए, सब बता रहे हैं आगे। तो मैचिंग देखा जाएगा कि ठीक है, उनके पूर्वज है, ऐसे ऐसे वंशावली बनाए हैं, अब उनके ये हैं, इन्होंने जमीन देखा है। मान लीजिए जमीन एरियल सर्वे में आया है कि 1 एकड़ जमीन है, लेकिन बाय द टाइम जमीन बट करके 4 भाग में बट गया, एरियल सर्वे के बाद बट गया। आपने लिखा है वंशावली में साहब 1 एकड़ नहीं है, इसका 4 हिस्सा ऐसे ऐसे बटा है, तो उसको नोट डाउन करेंगे, एक रजिस्टर लेके जाएंगे, उसको नोट करेंगे, वहां जो कर्मचारी जाएंगे नोट करेंगे, साहब ये एरियल में ये है और इसमें ये है, तो जो नीचे वाले में आएगा उसको मैचिंग करके फिर एरियल में वही डाल दिया जाएगा, उसको मैचिंग करके दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि नीचे जमीन 10 भाग में बटा हुआ है, कोई कंपनी आई, कोई बड़े आदमी आए, उन्होंने बड़ी सी प्लॉट ले ली, सबको एक साथ कर दिया, तो वहां एरियल में आ गया है कि 25 आदमी का जमीन है, जमीन यहाँ आ गया कि नहीं 1 आदमी जमीन परचेज कर लिया, तो फिर उसको मैच भी दोनों हालत में, मतलब एमलगेमेशन भी होगा, सेग्रीगेशन भी होगा, दोनों होगा। तो ये इसको कहते हैं किस्तवार। किस्तवार। अब देखिए, अब आगे आ जाएगा, टाइटल पर हम लोग आ रहे हैं, ये अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप। अब तो आपने दे दिया, एरियल भी हो गया। 5वां नंबर पोजीशन, दखल। दखल देख चेक किया जाएगा, आपका जमीन पर जाएगा कर्मचारी, पूछेगा, जमीन तो नहीं बताएगी कि हम रामकृष्ण बाबू की जमीन है, अगल बगल का आदमी पूछेगा, उस दिन डेट देगा कि हम जमीन पर चेक करने जा रहे हैं, आप लोग कोई रहिए। अब आप सवाल यहीं पर मत कर दीजिएगा, आप हम नहीं हैं, हम विदेश में हैं, हम अस्पताल में हैं, तो कहाँ से आएंगे, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। तो वो जमीन पर जाएगा, वो जाके पूछेगा ये जमीन किनकी है, ये जमीन किनकी है पूछेगा, तो बताएगा ये जमीन मेरी है, ये मेरे बाबा का उस नाम से था, हम लोग उनके ये हैं, ये जमीन ये मेरे चचा की जमीन है, ये मेरा बाउंड्री है, इसके बगल में इनका है, ऋषि का है, अगर समरीन का है, इधर DP सिंह का है, इधर सुरेश बाबू का है। तो बाकी जो लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है उनसे मैच कर लिया जाएगा। अच्छा। कि जो मैच कर रहा है कि नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए जमीन पर गया, किसी ने गलत दे दिया रिपोर्ट, हाँ, वो आदमी नहीं है, गांव में नहीं रहता, बोला ये सब जमीन हमारा ही है, नोट कर लेगा उसको। आप वहां पर नहीं है, बिल्कुल, आपके जमीन के बारे को कह दिया हमारा ही जमीन है, ये भी कह दिया, नोट कर लेगा। अभी कुछ बन नहीं रहा है, ये सब प्रिपरेशन चल रहा है। इसके बाद जो सर्वे का है उसको मुस्तकिल कहते हैं, सीमाना 3 गांव के सीमान को मिलाया जाता है, जिसको एफिडेविट ऑफ ट्रस्ट भी, ATF भी कहा जाता है, मिला करके किस्तवार सब मिला के जो सर्वे कैसे कैसे गांव को आपस में मिलाएगा, वो सब मिलाने का काम होगा। तब शुरू होगा खानापुरी। अच्छा, स्टेज है स्टेज 6। ठीक है। खानापुरी। हाँ। खानापुरी कहते हैं फॉर्म फिलअप को। अब पदाधिकारी जमीन से, खेत से आ गए अपने ऑफिस में, जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, बैठ के कलम लेकर के भरेंगे खानापुरी, मतलब बॉक्स वाइज भरेंगे कि डॉक्यूमेंट करेंगे, कि फॉर्म फिलअप करेंगे, कौन प्लॉट किसका है, किसका मालिक कौन है, अभी कौन इन्फॉर्मेशन है, वो जो जमीन पर गए हैं पूछे हैं वही इन्फॉर्मेशन उनके पास है, या जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया, जो आप भरा आपने, फॉर्म में बताया है, फॉर्म में पूछा जमीन आई कैसे आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको, आपने परचेज किया है कि रैयती जमीन है कि पुश्तैनी जमीन है, कैसे आई है, सक्सेशन से आई है, गिफ्ट से आई है, चकबंदी से आई है, सेटलमेंट से आई है, कोई सरकार से अलॉटमेंट है, वो आप लिखिएगा उसमें, उसकी कॉपी भी लगानी है आपको, अगर है तो लगा दीजिए उसको, तो वो सब पार्ट तो ले लेगा उस समय, उसके नाम पर बन जाएगी कागज। खानापुरी कर लिया जाएगा। उसमें अब पजेसर का नाम जो नया है, जो पूर्व उनके जो पहले पूर्वज का नाम तो होगा नहीं अधिकतर, तो नए जो पजेसर हैं, जो नए दखल में हैं, उनका नाम लिखा जाएगा खानापुरी में। खानापुरी लिखने के बाद अब होगा यादाश्त पंजी।
अच्छा, यादाश्त याददाश्त पंजी, पंजी। हाँ 7 नंबर। अब यादाश्त पंजी जो होता है हम्म, उसमें मांगना शुरू करेगा आपको टाइटल डॉक्यूमेंट। अच्छा। अब जो बोले हैं जरा हम्म, पेपर दिखाइए, दस्तावेज जरा दिखाइए। दिखाइए पेपर, अब दस्तावेज आप दिखाइए हम्म, कहाँ से, जो अभी तो आप जो बोले सब लिख लिए अभी तक। हम्म, अब आपका यादाश्त पंजी शुरू होगा अच्छा। कि टाइटल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, हम्म, सेल डीड दिखाइए, म्यूटेशन दिखाइए, रिसीट हम्म, लगान रसीद दिखाइए, कितना लगान सेक्शन है सब दिखाइए। अब हम चेक करेंगे पेपर। हम्म। यहाँ शुरू हो गया वेरिफिकेशन यादाश्त पंजी में। ठीक है, ठीक है। आधार नंबर दीजिए। अब जो हम्म, नए स्पेशल सर्वे में जमीन मालिकों का आधार नंबर होगा, फोन नंबर होगा। तो अच्छा। आपके माध्यम से किसानों को हम बोल देंगे कि हम्म, फोन नंबर वही दीजिएगा जो बदलिएगा नहीं, क्योंकि बराबर उस नंबर पर फोन आएगा, आपको हम्म, मैसेज आएगा। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। फोन नंबर जो दीजिएगा उसको जिंदा रखिएगा। साइबर कैफे वाला नंबर मत दे दीजिएगा। हाँ, लोग वही का आधार में वही जी हुआ था। जी जी तो जी। फोन नंबर जो दीजिएगा वो सोच समझ के दीजिएगा, वो नंबर पास में होना चाहिए, वो नंबर को डेट मत करिएगा, एक्टिव रखिएगा। और रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में वो फोन होना चाहिए। ऐसा आदमी का नहीं हो कि अब बोल देंगे तो बोल कि कुछ और लोग बोल देंगे, लेकिन ऐसे लोग घर के बहुत गैर जिम्मेदार लोग भी हर घर में होते हैं, उनके हाथ में फोन नहीं होना क्योंकि चाहिए। फोन कभी भी बज सकता है। एक बात जान, इस बार सर्वे में जी। आपका आधार नंबर भी ऐड होगा ऐड होगा। और फोन नंबर भी ऐड होगा आपका। हम्म, तो नई चीज ऐड हो गया। ये चीज बनने के बाद आपका जब ये चीज बन गए, बनने के बाद एक बनेगा लैंड पार्सल मैप, अच्छा। जिसको एक खानापुरी पर्चा भी कहते हैं। खाना पूरी पर्चा। पर्चा ये बनने के बाद आप लोगों को बांट दिया जाएगा, अपना अपना लीजिए, ठीक है। ये आपका है, ये आपका जमीन है, आपका जमीन है। खानापुरी पर्चा अंग्रेजी में कहते हैं LPM या लैंड पार्सल मैप। ये बांट दिया जाएगा आपको। बांटने के बाद जब मिल गया, अब आपको चेक करना है कि सही भरा है कि नहीं भरा है, मेरा नाम सही है, मेरे भाई का नाम सही है, मेरे पिताजी का नाम सही है, मेरा रकबा सही है, मेरा चौहद्दी सही है, मेरी जमीन का कैटेगरी सही है कि नहीं है। मान लीजिए कैटेगरी खेती की है, लिख दिया कॉमर्शियल, होता है, भरने में गलतियां होती हैं, अभी तो जस्ट एक इम्पेरिकली लिया गया, जो आप बोले लेता शुरू हो गया। तो अब आपको जब खानापुरी पर्चा जब बट जाएगा तब आपको चेक करना है। अच्छा। आपके मेल दीजिएगा, मोबाइल पर भी आ जाएगा, मेल दीजिएगा मेल पर भी आएगा। वो पर्चा आप चेक करिए, पर्चा चेक किए, सब कुछ सही है तब दे दीजिए हमारा नो ऑब्जेक्शन, सब कुछ सही है। लेकिन गड़बड़ है, बिल्कुल। नाम गलत है, रकबा गलत है, चौहद्दी गलत है, कुछ भी गलत अगर है, मालिकाना का नाम ही गलत दे दिया, तब तो क्या? तब स्टेज 10 में है दावा आपत्ति। अच्छा जी। अब आप दावा आपत्ति फाइल करिएगा, साहब ये तो नाम गलत है हमारा, ये रकबा गलत है, या बाउंड्री गलत है, चौहद्दी गलत है। हाँ। तो वहां पर एक जाइएगा कानून गो साहब के पास में, कानून गो लेखापाल सराव अमीन से, लेखापाल कानून गो स्टेजेज है उनका, उनके पास आप जाइएगा, कानून गो के पास, और जाके अपना एविडेंस दीजिएगा कि देखिए ये मेरा जमीन है, ये मेरा मालिकाना है, ये मेरा म्यूटेशन रिसीट है, इतने दिनों से यहाँ पर हम हैं, और देखिए मेरा नाम गलत दे दिया, मेरा ये देखिए रकबा है। ये एविडेंस देना, अब सबूत देना पड़ेगा, सबूत अब शुरू होगा। सबूत दीजिए कि यदि आपने गलत किया है, अगर दिखा दिया कि नहीं आपने गलत किया है दावा आपत्ति में, तो असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर जो हैं उसको तुरंत में नहीं, उसको लेके बैठेंगे, और एक उसके बाद शुरू होगा, जितना आपत्ति आ गया उसके बाद शुरू होगा विश्रांति। विश्रांति मतलब आराम करना, रिसेस। ठीक है। उसमें 3 ऑफिसर प्राय बैठते हैं विश्रांति में। अमीन बैठेंगे, कानूनगो साहब बैठेंगे, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर बैठेंगे, वो डेलीगेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अफसर होते हैं। वो तीनों बैठेंगे, तीनों बैठ करके विचार करेंगे दावा आपत्ति पर एविडेंस को देखते हुए, और आपकी आपत्ति में अगर सब्सटेंस होगा, दम होगा, तो उसके अनुसार उसको चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, फिर दोबारा जो बना उसको सही कर दिया गया। सही करने के बाद फिर आपको मिल गया पोजीशन, भाई ये सही हो गया। किसी किसी का सही नहीं भी होगा, बिल्कुल। जब नहीं सही होगा आपके हिसाब से, गलत अभी भी रह गया, तो फिर दावा आपत्ति होगी, फिर से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। फिर दावा आपत्ति होगी। अच्छा। दावा आपत्ति जब भी करिएगा कि नोटिस मिलेगा आपको, नोटिस पर आपको समय पर जाना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन का नोटिस मिलता है, जाके अपना फिर पेपर डॉक्यूमेंट दीजिएगा, साहब हमने दावा आपत्ति की थी, हमारा सही नहीं हुआ है, ये देखिए पेपर है, फिर से देखिए। तो फिर उसके बाद उस पदाधिकारी का लिस्ट बदलेगा और उसको चेक किया जाएगा, होता ऑनलाइन सिस्टम से भी चेक करे, और चेक करने के बाद फिर विश्रांति होगी, फिर 3 पदाधिकारी बैठेंगे, फिर से करके फिर उसको सही करें, अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है जी। अब अमेंडमेंट जब हो जाएगा
उसके बाद शुरू होगा रेंट फिक्सेशन। अच्छा। रेंट फिक्सेशन मतलब लगान क्या होना चाहिए। बिल्कुल कहीं बिल्कुल मान लीजिए आप बिल्कुल। जमीन का उपयोग कर रहे हैं मकान में, लिखे हुए एग्रीकल्चर, जमीन का उपयोग कर रहे हैं कॉमर्शियल, लिखे हुए एग्रीकल्चर, तो उसका रेंट फिक्सेशन होगा कि आपका अच्छा। लगान अब ये होगा, ठीक है। हाँ। तो रेंट फिक्सेशन हो जाएगा। हम्म। और उसके बाद सरकार फाइनल पब्लिकेशन करेगी अपने रिपोर्ट का, मतलब कि हम्म। ऐसे ऐसी मेरा फाइनल पब्लिकेशन है। हम्म। अब ये सब कुछ हो गया, तब भी गलती रह गई हम्म। कि साहब हमने तो 2 बार आपत्ति की थी, उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, अब हम क्या करें? तो फिर दावा आपत्ति, फिर दावा आपत्ति, फिर दावा आपत्ति। या फिर आप कोर्ट जाइए। नहीं, कोर्ट पहुंचा रहे हैं आपको, काहे हाँ कोर्ट से हाँ जाने के लिए व्याकुल। जी। फिर दावा आपत्ति ठीक है। करिएगा, फिर नोटिस एविडेंस दीजिएगा, हाँ हाँ। फिर विश्रांति होगी। अच्छा। ये सब फाइनल के बाद फिर हम्म। विश्रांति होंगी, फिर लोग बैठेंगे, बैठ करके देख लेंगे, चूंकि एविडेंस पर चलेगा ना मामला वो, उसके बाद अपना रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा फाइनल खतियान। हम्म। 3 बार दावा आपत्ति है, 1 2 3, जी। और सब जगह एविडेंस है, नोटिस मिलेगा। ये टोटल नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया है, ताकि यह कोई ना कहें कि भाई हमें मौका नहीं मिला। 3 बार मौका मिला, उसमें 99% तो सही हो ही जाएगा। एक 8% गड़बड़ हो जाए किसी कारणवश, ठीक है। ऑफिसर गलती कारणवश, या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कारण, या कोई लैंड माफिया कारण, ये 2 4 कारण से गड़बड़ आता है। अगर इस कारण से गड़बड़ हो रहा है, तो उसमें जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा उसको कहते हैं खतियान कहिए, आरओआर भी नाम है खतियान का, अच्छा। भू अभिलेख भी नाम है। आरओआर मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खतियान खैतान जो भी कहिए, और इस भू अभिलेख शुद्ध हिंदी में कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इतना दावा आपत्ति के बाद भी आपका कुछ नहीं हुआ, अब आप जाना कहाँ चाह रही थी? कोर्ट। कोर्ट, सिविल जी। कोर्ट जाइए। तो आप सिविल कोर्ट जाइए, जाइए। जाके वहाँ अपना आप सही करवा लीजिए। अगर कोर्ट सबसे हायर बॉडी है, वो उसका तरीका अपना काम करने का है। कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसमें कोई लैंड ट्रिब्यूनल जाइए, तो इन जगहों पर जाकर से यही स्टेजेज मोटा मोटी है। अब सवाल आपके क्या है, कर लीजिए। यही स्टेजेस हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन वकील साहब, लगातार लोग हमसे ये भी पूछ रहे कि बदलैन जमीन क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या होती है बदलैन जमीन? बदलेन को सरकार ने मान लिया है, क्योंकि हुआ ये है कि बहुत लोगों के पूर्वज ने कहा कि कोई जमीन बटा है, तो बोला कहीं घास हो रहा था, बोला हमारे पास जानवर है तो घास खाएगा, आपको जानवर नहीं है तो आप वो जमीन ले लीजिए। तो आपस में म्यूचुअल ले लिया, लेकिन कोई खाता, पहले तो लिखा पढ़ी होता नहीं न था। लिखा पढ़ी तो बाबरी मस्जिद का भी नहीं था, जिसको अयोध्या मंदिर भी हो गया, कोई लिखा पढ़ी था उसका? तो लिखा पढ़ी से ही जमीन का मालिकाना नहीं हो जाएगा। तो उसमें हुआ कि भाई बदलेन हुआ, और विगत 50 साल से, 100 साल से, 70 साल से आसपास चल रहा है। एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन में कहता है एडवर्स पोजीशन, इसको कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। ठीक है। तो अवैध कब्जा भी कहते हैं उसको। तो उसमें यह भी है कि अगर 12 साल से ऊपर है और कोई प्रतिरोध कहीं से आपने नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, तो उसको मालिक मान लिया जाएगा। जो जमीन पर कब्जा में है, मालिक में है, तो ये कानून है। ये कानून है कि 12 साल से ऊपर कोई आदमी जमीन पर है और कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आपके द्वारा कोई केस मुकदमा का हंगामा नहीं है, तो प्रथमतः उसको मालिक मान लिया जाएगा। तो उसके बदलेन को बिहार सरकार भी मान चुकी है और कहा कि बदलेन का एंट्री हम कर देंगे सही है। इसलिए ये चिंता बहुत लोगों की थी बनी हुई कि बदलेन का क्या होगा, तो वो सही हो। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। अंतिम सवाल है मेरा आपसे वकील साहब, देखिए अब तो आपको सर्वे वाला वकील भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार आप जमीन से जुड़े मामले देख रहे हैं। ये अनवारंटेड है, नहीं कहना चाहिए, हमारे पास ज्यादा दूसरे केसेज रहते हैं, लेकिन खैर बिल्कुल, क्योंकि लोग लगातार देख रहे हैं कि आप हर समस्या का समाधान उनको दे ही रहे, तो हमारे कमेंट में भी लोग ये बातें लिख रहे हैं। लेकिन वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन आप कौन सी ऐसी समस्या है जो लगातार आप लोगों से सुन ही रहे हैं? कौन सा ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी कॉमन परेशानी है जो लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, जो कॉमन परेशानी हमारे पास जो आ रही है, वो आ रही है जो ब्लॉक ऑफिस से क्रिएट हो रहा है, सर्किल ऑफिस से। और सर्किल ऑफिस में क्या है कि मैंने कई एक बार कहा है कि थोड़ा सा वहाँ बाजारीकरण हो गया है। एक से एक अच्छे ऑफिसर लाने के बावजूद भी सेंटर में, पटना में हेडक्वार्टर में प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन में भी नहीं सही, सब कुछ सही है, लेकिन सर्किल ऑफिस में क्या है कि वहाँ बाजारीकरण हो गया है। और वहाँ सीओ की शिकायत, उसका बेस्ट उपाय यही जितना हो सके ऑनलाइन में सिस्टम से किया जाए काम।
और ऑनलाइन में भी उन लोगों का डिस्क्रिशनरी पावर को कम किया जाए, क्योंकि बहुत गड़बड़ी वहीं से हो रही है। अब लॉन्ग टर्म जमाबंदी है, 100-150 साल से जमाबंदी चल रही है। लोग 150 साल से मकान शहर का शहर बसा हुआ, वो कह रहे हैं कि जमीन गैर मजरूआ खास है तो आपका हम ले लेंगे, और उसका जमाबंदी कैंसिल कर देते हैं, 15-20 दिन बिना नोटिस कैंसिल कर दे रहे हैं। या ऐसा भी हो रहा है कि कुछ एसडीओ लोग, बिहार सरकार ने निकाला है कि भूमि विवाद में थाना में जाइए और भूमि विवाद दूर करेंगे, तो वो तो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए कहा गया, ऐसा तो टाइटल डिसाइड करने के लिए कहा गया। अब वो एसएचओ साहब और क्या नाम है एसडीओ साहब 144 में 107, जिसको नया में 126 और 163 हो गया है बीएनएसएस में, उसके तहत वो टाइटल डिसाइड कर दे रहे हैं। मालिकाना हक, जो उनको ना ऑथोरिटी है ना जुरिडिक्शन है, यानी कि जिसका अधिकार नहीं है वही काम कर रहे हैं। ये सब केसेस ज्यादा हो रहे हैं। अगर सर्किल ऑफिस सही हो जाए और डीसीएलआर ऑफिस सही हो जाए तो वो केस भी खत्म हो जाएगा, वो केस भी खत्म फिर हम लोग भूख मरने लगेंगे, ये बात भी सही है। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने, तफसील से बता दिया है, तफसील से समझा दिया है कि आपको क्या कुछ करना होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।